हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल कोर केमिस्ट्री क्लासेस। मेरा नाम है मानस कुमार सिंह एंड दिस इज आवर वेरी फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th मोल कंसेप्ट। सो गेट रेडी विद योर पेन एंड पेपर एंड स्टार्ट मेकिंग नोट्स। अच्छा, किसी भी चैप्टर को जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसको मोस्ट बेसिक लेवल से लेकर के मोस्ट एडवांस लेवल यानी जे एडवांस जे मेंस या नीट के लेवल तक लेकर के जाएंगे। उसमें बोर्ड्स तो कवर हो ही जाएगा, ठीक बात है। तो आप लोग एकदम अच्छे से पूरे वीडियो लेक्चर को देखेंगे, कोई भी पार्ट को स्किप ना करें, उसके अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाएं। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ये जो मेरे तरफ से सजेशन रहेगा आप सभी को। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स। चलो, लेट अस स्टार्ट। तो अपना जो पहला टॉपिक होता है इस चैप्टर का, दैट इज जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज एटम्स। अच्छा, ये भी एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो मोल कंसेप्ट है, ये मोल कंसेप्ट है, इसे कई बार स्टोइक्योमेट्री भी बोलते हैं। वी ऑल्सो कॉल दिस चैप्टर एज स्टोइक्योमेट्री। और स्टोइक्योमेट्री बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक एक बात करके बात समझ लें। जैसे सबसे पहला होता है मोल का कंसेप्ट यानी मोल कंसेप्ट। दूसरा पार्ट है स्टोइक्योमेट्री। स्टोइक्योमेट्री रिएक्शन से रिलेटेड एनालिसिस होता है कि किसी रिएक्शन में कितने पार्ट्स हैं एक्सेट्रा, किसी रिएक्शन से रिलेटेड कैलकुलेशंस कैसे करने हैं अपने को, इन सब के से रिलेटेड। मोल कंसेप्ट में मोल का कैलकुलेशन। स्टोइक्योमेट्री में बहुत से पार्ट्स हो जाते हैं, जैसे सिंपल रिएक्शन हो गया, पैरेलल रिएक्शन, सीक्वेंशियल रिएक्शन, पीओएसी, देयर आफ्टर लॉज ऑफ केमिकल कंजर्वेशन एक्सेट्रा। इसके बाद आ जाता है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स में 10 के करीब कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं। उसके अलावा भी मिसलेनियस कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं, जैसे परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, देयर आफ्टर हार्डनेस ऑफ वाटर। तो ये सब कुछ मिसलेनियस कंसंट्रेशन टर्म्स भी होते हैं। चलो, तो हम लोग एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, यानी एटम्स क्या होते हैं। मैं मान रहा हूं कि आप अभी क्लास 10th पास करके आए हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि एटम्स होते क्या हैं। उनके डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स कुछ कुछ जो अभी तक अपने को पता होने चाहिए, ताकि हम लोग आगे प्रोसीड कर पाए आगे फर्दर कैलकुलेशंस में। हालांकि एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम से एक डिटेल्ड चैप्टर पढ़ने को मिल जाता है अपने को, जहां पर में हम लोग एटम्स के रिगार्डिंग सारा बात पढ़ लेते हैं। लेकिन फिर भी अभी जो बेसिक बातें अपने को पता होनी चाहिए, जैसे एटम्स। तो एटम्स का डेफिनेशन अगर हम लोग बोले कि हाउ टू डिफाइन एन एटम, तो इसे हम लोग बोलते हैं it is the smallest part of a smallest part of a substance which takes part chemical reaction in a chemical reaction। यानी किसी भी रिएक्शन में वो जो सबसे छोटा पार्ट, किसी भी सब्सटेंस का वो जो सबसे छोटा पार्ट होता है, जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसे ही हम लोग एटम बुलाते हैं। क्लियर है एकदम। अगला पॉइंट, एटम्स जो होते हैं में और मे नॉट, मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब है कि ये अकेले मिल पाए, खुद पे खुद समर्थ हो ये। मतलब इट इज कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग ऑन इट्स ओन, इसे किसी दूसरे की आवश्यकता ना हो एग्जिस्ट करने के लिए, इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। जैसे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाते हैं कुछ नोबल गैसेस। फॉर एग्जाम्पल, नोबल गैसेस में जैसे आ गए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हालांकि रेडॉन तो रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है ये भी हम लोग समझेंगे। अच्छा, इस पे एक चैप्टर भी होता है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। जेनॉन जो है, जेनॉन और क्रिप्टन, ये जो दो नोबल गैस एलिमेंट्स हैं, ये रिएक्ट करते हैं और ये असल में कंपाउंड भी बनाते हैं। सो दे रिएक्ट विद
ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। हालांकि ये नोबल गैस एलिमेंट्स हैं तो इनको रिएक्ट करवा सके ऐसा कैपेबिलिटी सभी एलिमेंट्स में नहीं है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसके अच्छे एग्जांपल्स हैं। ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये मजबूर कर देते हैं क्रिप्टन को और जेनॉन को भी इनके साथ रिएक्शन करने के लिए, ड्यू टू देयर हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब ये सब एक एक करके पॉइंट समझते जाएंगे, फिलहाल नोट डाउन करते चलना है। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर सकते हैं या नहीं भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब आगे समझेंगे हम लोग इसके बाद। ये था अपना एटम्स के रिगार्डिंग जो सिंपल बेसिक डेफिनेशन होता है वो। अब अगर बात करें कि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा हो, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी, या स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, फॉर्मूला नहीं तो बोले तो रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ये ज्यादा बेटर सूटेड वर्ड होगा। और इसके अलावा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, दो रिप्रेजेंटेशन हम लोग जो एटम्स के रिगार्डिंग देखते हैं, वन इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड वन इज स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में बेसिक जो स्ट्रक्चर अपने को पता हो फिलहाल के लिए वो ये कि एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये ऐसे स्फेरिकल शेल्स बने हुए होते हैं। सॉरी इफ आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ दीज स्ट्रक्चर्स प्रॉपरली, स्टाइलस पे ड्रॉ करना जरा सा डिफिकल्ट होता है। तो ये शेल है, शेल को हम लोग ऑर्बिट्स भी बोलते हैं, या स्टेशनरी स्टेट्स भी बोलते हैं, या एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, या एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। ये जो है इनका नेमिंग कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि ये हो गया के शेल, ये एल शेल, ये एम शेल, के एल एम एन, इस तरीके से ये होगा, या फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से भी होता है। आगे बात को समझे। ये सेंटर पे जो है इसे बोलेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोन्स। न्यूक्लियोन्स किन्हें बोलते हैं? न्यूक्लियोन्स हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज न्यूक्लियोन्स। अच्छा, फिर एक बात और समझ लें कि ये आपस में जो न्यूक्लियोन्स हैं वो बंधे हुए होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फोर्स दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स? तो न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। लेकिन इसमें एक कमी है। वो डिमेरिट ये है इसका, मतलब लिमिटेशन समझ लें, डिमेरिट क्या, लिमिटेशन समझ लें कि ये बहुत ही शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है। मतलब कि अगर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बहुत कम होगा तभी जाकर के ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करता है। अब क्या करेंगे कि ये सभी बातें जो मैं आपके साथ लिखते चल रहा हूं ये आप भी नोट करते चलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसमें ये छोटे 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 ऐसे गोल गोल स्फेरिकल हम लोग बोल रहे हैं कि ये बना हुआ है किसका? न्यूक्लियोन्स का, ठीक है। आगे समझते चलेंगे बात को। तो ये शेल हो गया, शेल में बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो कि चक्कर काटते हैं, गोल 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 घूमते हैं किसके अराउंड? तो ये घूमते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स, याद रखते चलेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन से फोर्स के चलते? तो जवाब होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के चलते। अच्छा, यहां तक ठीक है। ये जो आखिरी सेल होता है इसे कहते हैं हम लोग वैलेंस सेल। वैलेंस सेल के जस्ट एक पहले वाला जो सेल होता है इसे कहेंगे हम लोग पेन अल्टीमेट सेल। पेन अल्टीमेट सेल। उसके जस्ट एक अंदर वाला जो सेल होता है इसे कहेंगे एंटी पेन अल्टीमेट शेल। तो इस तरीके से हम लोग समझ लिए कि एक एटम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। एक न्यूक्लियस है, सेल में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं किस फोर्स के चलते? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के चलते। वो जो पॉजिटिव ऑफ न्यूक्लियस और नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगता है, याद रखते चलेंगे। ये जो न्यूट्रॉन है ये न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन है ये पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज होल्ड करता है, ठीक है।
अच्छा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में बात कर लें, ये सभी बातें मैं लिख भी दूंगा। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में बात कर लें तो एटम को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है किसी एलिमेंट को, जैसे ये एक्स अगर एक सिंबल हो गया, ये एक्स अगर एक सिंबल हो गया तो नीचे z, ऊपर a। ये जो z है दिस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इसे क्या कहेंगे? एटॉमिक नंबर। ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बेसिकली हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही एटॉमिक नंबर कहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिसाइड करता है पॉजिटिव चार्ज इनसाइड न्यूक्लियस। पॉजिटिव चार्ज इनसाइड न्यूक्लियस कौन डिसाइड करेगा? तो ये डिसाइड करेगा एटॉमिक नंबर। अच्छा, दूसरी बात, ये जो ए है इसे कहते हैं मास नंबर। ये मास नंबर क्या होता है? तो इट इज सिंपल, इट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ये क्या होता है? न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। तो अगर कोई अपने से पूछ दे कि भाई बताओ कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का कोई फॉर्मूला है क्या, तो बड़ा सिंपल है, ए माइनस जेड, है ना? यही हो जाएगा अपने न्यूट्रॉन्स का संख्या। अगर कोई बोल दे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस बताओ, क्या बताना है? डिफरेंस बताओ, तो कैसे बताएंगे फिर? ये भी बहुत सिंपल होगा। क्या करना है? ए माइनस जेड तो हो गया न्यूट्रॉन, माइनस प्रोटॉन, प्रोटॉन तो क्या है? जेड। तो क्या हो जाएगा फिर? ए माइनस टू जेड। ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज अ स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। उसमें हम लोग समझे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। नाउ एज आई सेड, whenever I'll teach you something, I will teach you it from the most basic level to the most advanced level। अब चलो कुछ कुछ बातें जो आपके मन में डाउट के रूप में आ सकती हैं। जैसे सबसे पहली बात कि भाई हम लोग वाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज टेकन एज एटॉमिक नंबर। पहला सवाल कि भाई ये बताओ कि ये जो एटॉमिक नंबर है वो हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को क्यों नहीं लिए, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्यों नहीं लिए? अब इसका जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझना। देखो, ध्यान से सुनना। प्रोटॉन्स जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज होल्ड करता है। क्या होल्ड करता है? पॉजिटिव चार्ज होल्ड करता है। दूसरी बात, इसमें मास भी होता है, अच्छा खासा मास भी होता है। मास इज नियर अबाउट नियर टू न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन के पास का मास होता है। तीसरा पॉइंट, ये प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस होता है। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, उससे एक फर्क पड़ता है। इससे ये फर्क पड़ता है कि इट्स लॉस और गेन इज वेरी डिफिकल्ट। ये बहुत डिफिकल्ट, मतलब ये कि अगर न्यूक्लियस का बात किया जाए तो न्यूक्लियस सेंटर, एटम के सेंटर पे यानी कोर में मौजूद होता है। तो वहां से प्रोटॉन को निकालना नियर अबाउट इम्पॉसिबल है। मतलब होता है लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू हो सकता है। नॉर्मल कन्वेंशनल केमिकल रिएक्शंस वगैरह में ये चीजें नहीं होती है। दूसरी बात कि कोई प्रोटॉन ऐड करना, तो ये भी चीज पॉसिबल नहीं हो। तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इससे क्या है कि देयर फोर इट्स नंबर रिमेन्स कांस्टेंट, इट्स नंबर रिमेन्स कांस्टेंट। अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ कुछ ध्यान से सुनते चलना। अब तुम्हारे मन में बात आएगा कि अच्छा सर, तो फिर बात करें न्यूट्रॉन क्यों नहीं? न्यूट्रॉन इसलिए नहीं क्योंकि ये न्यूट्रल होता है। क्यों नहीं ये हम लिख रहे हैं? न्यूट्रॉन इज नॉट टेकन एज एटॉमिक नंबर बिकॉज इट इज न्यूट्रल। दस नो कॉन्ट्रीब्यूशन इन नो कॉन्ट्रीब्यूशन इन केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टी। इसका केमिकल प्रॉपर्टीज में खासा कोई नो सिग्निफिकेंट लिख सकते हैं, नो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका केमिकल प्रॉपर्टीज में किसी प्रकार का सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा आइसोटोपिक इफेक्ट दिखाई पड़ता है, उससे रेट वगैरह हल्का फुल्का इफेक्ट होता है। वो आगे मतलब हम लोग पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, यानी 11th के आगे 12th वाले क्लासेस में। ठीक है? तो वहां थोड़ा बहुत इफेक्ट दिखाई पड़ जाता है, मतलब वो रेट में इफेक्ट दिखाई पड़ता है कि रिएक्शन कितनी स्पीड के साथ हो रहा है, वो उस चीज में क्या प्रोडक्ट बनेगा क्या नहीं बनेगा, या किस तरीके से रिएक्शन शो करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा गेन करेगा, ये चीजें पता नहीं चलती है। तो न्यूट्रॉन के बारे में ये समझ लिए हम लोग। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं? तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो बहुत आसान सी बात है, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में मौजूद होता है।
ये कहाँ मौजूद होता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में। तो उससे क्या फर्क पड़ता है सर? उससे फर्क ये पड़ता है कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में होने से इट्स लॉस गेन इज वेरी इजी। तो ये हम लोग देखते भी हैं कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उस दौरान हम लोग क्या नोटिस करते हैं कि या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, या तो इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, या तो इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा। इन तीनों में से ही कुछ होता है। और केमिकल रिएक्शन तो एटम शो करता ही है। मेजॉरिटी ऑफ द एटम्स तो केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। कुछ ही नोबल गैसेस हैं जो रिएक्शन नहीं शो करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन तो तुरंत चेंज हो जाएगा, उसका नंबर तो तुरंत चेंज हो जाएगा। तो फिर हम लोगों को एटॉमिक नंबर भी बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो फिर वो जिस एलिमेंट को बिलोंग करता है वो भी बदलने लगेगा। यानी एटॉमिक नंबर ही डिसाइड करता है, एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटोन ही डिसाइड करता है, डिसाइड्स द एलिमेंट टू विच एन एटम बिलोंग्स। कोई भी एटम किस एलिमेंट को बिलोंग करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये एटॉमिक नंबर ही डिसाइड करेगा, यानी अल्टीमेटली नंबर ऑफ प्रोटॉन से डिसाइड करेगा। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक नंबर चुन लेते तो इलेक्ट्रॉन तो तुरंत चेंज होते रहता है। तो फिर उसका मतलब कि एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा। उसका मतलब ये हुआ कि फिर एलिमेंट चेंज होने लग जाएगा। फिर अभी कार्बन था, कार्बन से तुरंत नाइट्रोजन हो गया, या तुरंत मान लेते हैं बोरोन हो गया। तो इस तरीके से एलिमेंट चेंज करने लग जाएगा, जो कि पॉसिबल चीज नहीं है। ठीक है। तो अपने को कोई ऐसा नंबर चाहिए था जो कि केमिकल प्रॉपर्टी को भी इफेक्ट करे, और जो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज होने से क्या होगा? इफेक्ट करेगा। इफेक्ट किसको करेगा? इफेक्ट्स केमिकल प्रॉपर्टी। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज को भी इफेक्ट करे, और साथ ही साथ और क्या करे? केमिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करे, साथ ही साथ नंबर इंटैक्ट रहे, उसका चेंज ना करे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे जो हम लोगों को याद रखना है, जैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया? तो जे थॉमसन। ये हालांकि पढ़ेंगे हम लोग आगे। चार्ज इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? तो वन इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है दैट इज माइनस नेगेटिव ऑफ 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। अच्छा, यही अगर एक इलेक्ट्रॉन के मास की बात की जाए तो इट इज 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg। ठीक है। और अगर हम बात करें कि यही सेम चीज है प्रोटोन के बारे में, तो प्रोटोन का डिस्कवरी वाज डन बाय गोल्डस्टिन। चार्ज इज एग्जैक्टली पॉजिटिव, प्लस में 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। वो प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी लिख दिए हैं हम। मास ऑफ प्रोटोन वुड भी 1.6727 के करीब, 10 के पावर -27 kg। अगर ऐसे ही न्यूट्रॉन की बात करें तो ये न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। ठीक है। और जेम्स चैडविक, इसमें मास कितना था? तो 1.6749 इंटू 10 के पावर -27 kg। और चार्ज की तो बात ही नहीं करनी है, क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, 0 कूलम। सो दिस इज इट, वी हैव स्टडीड एवरीथिंग दैट वी मस्ट नो अबाउट एटम, जो हमें एटम के बारे में जानने की जरूरत है। आइए अब हम लोग सीख लेते हैं एटम्स के बाद आयंस के बारे में। यानी आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आयंस। आयंस आर बेसिकली चार्ज्ड स्पीसीज। क्या है ये? चार्ज्ड स्पीसीज है। कैसे क्रिएट होते हैं? बाय गेन ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो इससे एनायन क्रिएट होता है। बाय लॉस ऑफ सेल्फ इलेक्ट्रॉन, खुद के इलेक्ट्रॉन को लूज कर देने से कैटायन क्रिएट होता है। इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनाएगा ये? कैटायन बनाएगा। क्या बनाएगा? कैटायन बनाएगा, यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। ठीक है। अब आगे बात को समझे। जैसे एक्स एक एटम है, ठीक है। एक्स क्या है? एक एटम है। तो एटम जो होता है ना, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली
क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब है कि इस पे नेट कोई चार्ज मौजूद नहीं होता है। जितना पॉजिटिव उतना ही ठीक ठीक नेगेटिव। तो इससे क्या है कि इससे स्टेबिलिटी बढ़ता है, इससे स्टेबिलिटी रिमेन्स हाई, स्टेबिलिटी रिमेन्स हाई। क्या होता है? स्टेबिलिटी रिमेन्स हाई, ठीक है। क्योंकि अगर या तो पॉजिटिव हो जाएगा या तो निगेटिव, तो आयंस बन जाएगा। अब आयंस जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, उनका रिएक्टिव नेचर होता है कि किसी के साथ तुरंत रिएक्शन कर जाना है, ठीक बात है। अब आगे समझ लें। तो स्टेबिलिटी रिमेन्स हाई, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब आगे बात को समझेंगे। जैसे एक्स एक एटम है, ये अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ये अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, क्या करे? इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो ये बनाएगा एक्स प्लस। मान लेते हैं कि एन इलेक्ट्रॉन को अगर लूज कर रहा है तो एन प्लस बनाएगा। अगर यही एक्स एटम एन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो एन नेगेटिव बनाएगा, यानी एनायन का क्रिएशन करेगा। यहां क्या बनाया है? यहां बनाया है कैटायन का क्रिएशन किया है। कैटायन और एनायन के बीच में फोर्स लगता है, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैटायंस और एनायंस के बीच में, मान लेते हैं ये एक कैटायन है, ये एक एनायन है, इनके बीच में सेपरेशन आर है, तो वी कैन से अ फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन देम के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है ये। हालांकि ये सब बातें हम लोग आगे भी डिटेल में पढ़ते चलेंगे, अभी जस्ट मैं एक इंट्रोडक्शन में बताते चल रहा हूँ। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है, ठीक है। के Q1 Q2 ये क्या है, ये कैसे आया, ये सभी बातें भी आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हालांकि लगता है कि फिजिक्स से रिलेटेड है, बट यहाँ भी समझना होता है अपने को, ठीक है। चलो आगे समझते हैं। कुछ कॉमन आयंस, सम कॉमन आयंस जो कि अपने को याद करना है, जो हम लोग ट्राई करेंगे कि अगले क्लास से पहले याद कर लें, मेमोराइज कर लें, ठीक है। कैटायंस में जैसे कुछ ये आयंस रहे, NH4 प्लस, अमोनियम आयन, नाम याद करने का ट्राई करेंगे। H3O प्लस, दिस इज हाइड्रोनियम आयन। NO प्लस, नाइट्रोसीलियम आयन, ठीक है। अब जैसे Na प्लस है, सिंपल, ये तो हो गया सोडियम आयन। अच्छा कुछ में, अच्छा आपने एक अभी ट्रेंड नोटिस किया होगा कि कैटायंस के नेम के एंड में एक IUM का पैटर्न दिखाई पड़ता है। तो कैटायंस में ये चीजें दिखाई पड़ती हैं। हालांकि कुछ कैटायंस ऐसे भी हैं जिनमें मान लेते हैं कि ये IUM आपको नहीं दिखाई देगा। जैसे कि अगर हम बोलते हैं Zn+2, तो इसे जिंकियम थोड़ी बोल देंगे, इसे जिंक ही बोलेंगे। Sc3+, इसे स्कैंडियम ही बोलेंगे। लेकिन वहीं पर में कुछ कैटायंस वेरिएबल चार्जेस शो करते हैं, जैसे Hg+1, इसे मर्क्यूरस आयन बोलते हैं। जबकि Hg2+, इसे मर्क्यूरी का आयन बोलते हैं। ये आपने पढ़ भी रखा होगा, ठीक है, मर्क्यूरी का आयन बोलते हैं। अच्छा अब केमिस्ट्री थोड़ा सिंपल हो गया है। अब जो है एक स्टॉक नोटेशन भी IUPAC रिकमेंड करता है, जिसमें आप लिख सकते हैं मरकरी 1, मरकरी 2, ठीक है। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो ये बात रही मरकरी की। जैसे कॉपर भी हो सकता है, कॉपर+1, क्यूप्रस, या फिर कॉपर+2, दिस इज क्यूप्रिक, ठीक है। जैसे Pt+2, Pt+4, दीज ऑल्सो एग्जिस्ट, है ना। Fe+2 फेरस, Fe+3 फेरिक। अच्छा होने के लिए एक Fe+ ऐसे 6 भी होता है, फेरेट में मिलता है ये सभी भी। आगे बात करेंगे अब जरा हम लोग डिस्कशन कर लें एनायंस के बारे में। किसके बारे में? एनायंस के बारे में। एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। एनायंस के नेम के एंड में अपने को तीन चीजें देखने को मिलती हैं, IDE, ITE, ATE। आइए देखते हैं कि ये सफिक्स कब कब यूज होगा और कैसे कैसे इसको यूज करना होगा।
जैसे अगर मान लेते हैं कि एनायन जो है, अगर मान लेते हैं एनायन जो है वो एक हाइड्रा एसिड से क्रिएट हो रहा है। किससे? हाइड्रा एसिड्स। अब ये हाइड्रा एसिड्स क्या होते हैं? हाइड्रा एसिड्स जो ऑक्सी एसिड्स नहीं होते हैं। अब ये ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं? तो ऑक्सी एसिड समझ लेते हैं। ऑक्सी एसिड्स उन्हें बोलते हैं ऑक्सी एसिड्स। तो ये ऑक्सी एसिड्स, सॉरी, ऑक्सी एसिड्स उन्हें बोलते हैं जो हम लोग ऐसा देखें कि हाइड्रोजन जो है वो किसी ऑक्सीजन से कनेक्टेड है एंड ऑक्सीजन किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ कनेक्टेड है। ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए एक नॉन मेटल। ये क्या होना चाहिए? एक नॉन मेटल होना चाहिए। हाइड्रोजन इज, याद रखेंगे, हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज कनेक्टेड टू एनी नॉन मेटल। याद रख लेंगे H2O में ऑक्सीजन दिखाई पड़ता है लेकिन ये एक हाइड्रा एसिड होता है। क्या होता है? हाइड्रा एसिड। इसे छोड़ करके अब हम कुछ कॉमन एग्जांपल लिखते हैं। जैसे H3PO3, H3PO4, ठीक है, ये ऑक्सी एसिड्स है। अगर इससे हम एक आयन को क्रिएट करें तो H3PO3 माइनस, इसे कहेंगे, सॉरी, एच एच, ये 3 H नहीं देता है, ये 2 ही H प्लस देता है। HPO3 2 माइनस, इसे कहेंगे, इसे कहते हैं, जैसे ये एसिड है इसे कहा जाता है फॉस्फोरस एसिड। क्या बोलेंगे? फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। और इसे बोलेंगे फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड से जो एनायन क्रिएट होंगे उनके नाम के एंड में 8 दिखाई पड़ेगा। जैसे इसे हम लोग फॉस्फेट बोलेंगे, जबकि इसे हम लोग फॉस्फाइट बोलेंगे। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल जैसे H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, इससे बनता है SO3 2 माइनस, इसे बोलेंगे सल्फाइट। जबकि H2SO4 इसे बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। तो इससे जो एनायन बनेगा SO4 2 माइनस, इसे बोलते हैं हम लोग सल्फेट आयन। अब जरा हम एक बार रूल को समझा दें, क्या कहना चाह रहे हैं। कहने का ये मतलब है कि जिस भी एसिड में अस एसिड दिखे, अस एसिड से जो भी एनायन बनेगा उसके नाम के एंड में आइट आयन आएगा। और इक एसिड, जो भी एसिड दिख जाए, इक एसिड, तो इसके नेम के एंड में 8 आयन आएगा। क्या समझाएं? अस एसिड के नेम के एंड में, अस एसिड से जो भी एनायन बनेगा उस एनायन के नेम के एंड में आइट आयन आएगा। और इक एसिड से जो भी एनायन बनाएंगे उसके नेम के एंड में 8 आयन आएगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ये है सल्फ्यूरस एसिड, ये है सल्फ्यूरिक एसिड। अब सर ये कैसे पता चलेगा कि अस एसिड कहां लगाना है और इक एसिड कहां लगाना है? ये एक मन में डाउट आता है। तो हाँ, ये रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने के बाद पता चलता है, ठीक है। तो वो हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन और केमिकल बॉन्डिंग में सीखते हैं। फिलहाल के लिए जब भी आप किसी एनायन के नेम के एंड में आइट और एट देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि हाँ सर, ये अस एसिड से बना है, ये इक एसिड से बना है। एक बात मैं बता दिए देता हूं, वो ये कि जब भी अस से इक बनता है तो ऑक्सीजन ऐड होता है, यानी ऑक्सीजन ज्यादा होता है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। जैसे एक एग्जांपल और, HNO2, this is called nitrous acid. What we call it? Nitrous acid. ठीक है, इससे एनायन बनाएंगे NO2 माइनस, क्या नाम देंगे? नाइट्राइट, आइट आयन, ठीक है। जबकि HNO3, HNO3 को बोलते हैं हम लोग नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड से जो एनायन बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे? नाइट्रेट आयन, ATE आयन। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। और इन दोनों में अंतर किस बात का है? अंतर इस बात का है कि यहां से यहां आने में एक ऑक्सीजन बढ़ा है, उससे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, वो समझ में आएगा, ठीक है। अब हाइड्रा एसिड्स किसे बोलते हैं? दोज एसिड्स विच आर नॉट ऑक्सी एसिड्स, जो ऑक्सी एसिड्स नहीं होते हैं उन्हें हम लोग हाइड्रा एसिड्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल
HF के लिए फॉर एग्जाम्पल, ये अगर टूटे, एक एसिड है और बनाएगा F-, इसे बोलते हैं हाइड्रोफ्लूरे फ्लोरिक एसिड। और इससे जो एनायन बनाएंगे इसे कहेंगे हम लोग फ्लोराइड आयन। तो यहां नेम के एंड में आपको गौर करना है कि यहां आईडीई का यूज है, इधर आईटीई और एटीई का यूज था। जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक। अच्छा, ऑक्सीजन लैकिंग एसिड्स भी बोल सकते हैं हाइड्रा एसिड्स, अभी के लिए, फिलहाल के लिए। हाँ, एक H2O को छोड़ दे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड H+ और ये एक बनाता है Cl-, तो इस एनायन को क्या बोलेंगे? क्लोराइड, आईडीई आयन। अब यहां जैसे फॉर एग्जाम्पल H2O से बनेगा H+ और OH-। ये जो OH- एनायन होगा इसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड। यानी आईडीई आयन का यूज दिखाई पड़ रहा है अपने को यहां पर। तो ये आईडीई कहाँ यूज होता है वो समझ में आ गया। कुछ एग्जाम्पल मैं बता देता हूं एनायंस के, फिर जो हम लोग याद रख लेंगे अब एक लिस्ट बना करके। जैसे Cl-, F-, Br-, I-। दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज हेलाइड आयंस। और हेलाइड आयंस में ये क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। N3- इसे बोलेंगे नाइट्राइड आयन। O2- इसे बोलेंगे ऑक्साइड आयन। O2-, दो ऑक्सीजन मिला करके दो नेगेटिव, इसे बोलते हैं पर ऑक्साइड आयन। ये सभी को अभी लिस्ट बना करके याद रख लेना है। पूरे क्लास 11th और 12th में आपको ये आयंस कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, तो आपको याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो रेफरेंस के लिए एक जगह पे लिस्ट बना करके रख लेंगे। जैसे ये हो गया N3-, तीन नाइट्रोजन मिला करके एक निगेटिव। ये अलग है, ये अलग है, एक ही नाइट्रोजन पे तीन नेगेटिव। और ये अलग है, ये वाला अलग है, ये है तीन नाइट्रोजन मिला करके एक नेगेटिव। दिस इज कॉल्ड अजाइड आयन। इसे क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट अजाइड आयन। दिस इज कॉल्ड अजाइड आयन, ठीक है? जैसे ये हो गया देयर आफ्टर C पे 4-, दिस इज कॉल्ड कार्बाइड आयन। अगर हम बोले S पे 2-, दिस इज कॉल्ड सल्फाइड आयन। अच्छा, एक दो बातें और, जैसे HS- हो जाता है तो हाइड्रोजन लग जाता है, तो इसे बोलते हैं बाई सल्फाइड आयन। और इसे ही बोल सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन, ठीक है? ऐसा भी बोला जा सकता है। अच्छा, ये हो गया जैसे आइड आयंस के लिस्ट थी ये। अच्छा, और भी हैं, जैसे हाइड्रोक्साइड आयन है Cn-, दिस इज कॉल्ड साइनाइड आयन, है ना? इसे साइनाइड आयन बोलते हैं। ये हाइड्रोक्साइड आयन अभी जस्ट लिख लिख दिए थे हम पहले ही। H-, दिस इज कॉल्ड हाइड्राइड आयन, ये हाइड्राइड आयन कहलाता है ना? तो ये कुछ इस प्रकार से है। अच्छा, अगर मैं बात करूं अब ITE वाले के बारे में, तो जैसे NO2-, नाइट्राइट आयन। जैसे ClO-, हाइपोक्लोराइट आयन, ठीक है? जैसे SO3-2-, दिस इज कॉल्ड सल्फाइट आयन। तो ये इस तरीके से होता है। जैसे अब एट आयंस की बात की जाए तो जैसे NO3-, नाइट्रेट आयन। जैसे ClO2-, क्लोराइट आयन। अच्छा, ये ऊपर वाले में ही जाएगा, है ना? ClO3-, क्लोरेट आयन। ClO4-, पर क्लोरेट आयन, ठीक है? जैसे जैसे और कुछ MnO4-, पर मैंगनेट आयन। जैसे MnO4-2-, दिस इज कॉल्ड मैंगनेट आयन। जैसे FeO4-2-, दिस इज कॉल्ड फेरेट आयन, इसे फेरेट आयन बोलते हैं। जैसे FeO4-2- हो गया।
Cr2O7 2 माइनस, CrO4 2 माइनस, ZnO2 2 माइनस, AlO2 माइनस, है ना। तो इस तरीके से ये आयंस हैं, इनका नाम हो गया जैसे दिस इज कॉल्ड डाइक्रोमेट आयन, दिस इज कॉल्ड क्रोमेट आयन, this is called जिंकेट ion, this is called aluminate ion, SCN minus, this is called thiocyanate ion, जैसे H2O3 2 माइनस, दिस इज कॉल्ड थायोसल्फेट आयन। तो इस तरीके से ये आयंस आयंस आर क्रिएटेड ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। सो वी हैव स्टडीड इन आवर लेक्चर टुडे कि भाई एटम्स क्या होते हैं, एटम्स का स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, एटॉमिक नंबर क्यों प्रोटॉन्स को ही माना जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कौन कौन से प्रॉपर्टीज अपने को याद रखने हैं। अच्छा, जब यहां तक हम लोग पढ़े, एक डिटेल बात और पढ़ लें, ये समझ लें कि जो प्रोटॉन्स हैं ये असल में एक फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं होते हैं। ऐसे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को क्लास 11 तक के लेवल में फंडामेंटल पार्टिकल्स रिगार्ड किया जाता है, लेकिन ये असल में फंडामेंटल पार्टिकल नहीं होता, ये एक प्रकार का कॉम्पोजिट पार्टिकल होता है, कॉम्पोजिट पार्टिकल होता है जिसको और फर्दर ब्रेक किया जा सकता है इन दोनों को। लेकिन ये जो होता है ये फंडामेंटल होता है। फंडामेंटल का मतलब कि इसको और ब्रेक नहीं किया जा सकता है। और ये कॉम्पोजिट होता है, इन्हें ब्रेक किया जा सकता है क्वार्क्स में। किन में? क्वार्क्स। क्वार्क्स नाम के पार्टिकल होते हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, है ना। तो इस तरीके के क्वार्क्स होते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप दैट यू विल फाइंड दिस वीडियो लेक्चर हेल्पफुल फॉर यू। और आप ये आयंस का जो लिस्ट है इसे याद कर लेंगे।